आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर। और ये जो प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर है ये लिखा गया है मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर्स नेम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रोज सेक्शन में जब कभी भी अगर चैप्टर नेम अगर लिया जाता है तो रिटन बाय बोला जाता है, और अगर पोएट्री सेक्शन में होता है तो क्या बोला जाता है? कंपोज्ड बाय, है ना जी। अगर पोएट्री सेक्शन होगा तो क्या बोला जाएगा? कंपोज्ड बाय। ध्यान देंगे, अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गवंकर। अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम विथ राइटर नेम अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गवंकर। अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा। मनोहर माल गवंकर was born in 1913 and dead in 14 जून 2010। ये जो डेट ऑफ डेथ बताया गया 14 जून 2010, ये आपके बुक में नहीं है, ये आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, आप वहीं पर लिख लीजिएगा। इनका डेट ऑफ डेथ जो है, इनके मृत्यु की जो तिथि है वो 14 जून 2010 है। आपकी किताब में केवल इनका डेट ऑफ बर्थ ईयर लिखा गया है 1913। तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको कैसे पढ़ेंगे? बी दे करके, और लिखा गया है 1913। आप बुक में मिलाते चलिएगा। मनोहर माल गवंकर वाज बॉर्न इन 1913। मनोहर माल गवंकर जी का जन्म कब हुआ है? तो 1913 ईस्वी में हुआ है। एंड डाइड इन 14 जून 2010, और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 को हुई है। इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट, यह एक अच्छे उपन्यासकार हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथाकार हैं। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और इन्हें 25 पब्लिकेशंस का श्रेय जाता है। और इन्हें 25 पब्लिकेशंस का श्रेय जाता है, मतलब कि इन्होंने 25 रचनाओं को जो है वो क्या किया है? संपन्न किया है और उसे पब्लिश किया है। यानी कि 25 रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इन्हें जाता है। और ये 25 रचनाएं जो है वो बहुत ही उम्दा हैं, बेहतरीन हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह निहित हैं। किसमें निहित हैं? तो इनकी अब रचना का नाम बताया जा रहा है डिस्टेंट ड्रम। इनकी पुस्तक का नाम है जो इन्होंने रचित किया है। तो डिस्टेंट ड्रम में इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निहित हैं। द प्रिंसेस में इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निहित हैं। अ बैंड इन द गैंगेज में इनकी रचनाएं निहित हैं। एंड बॉम्बे बीवेयर में इनकी रचनाएं निहित हैं। अर्थात इन्होंने जो पुस्तकों को रचित किया है वो डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस हैं, अ बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर इनकी रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यह जो प्रस्तुत लघु कथा है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ है। यह जो प्रस्तुत कथा है, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ है। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, वह ली गई है आमतौर पर भारतीय इंग्लिश लघु कथाओं से। इज़ फुल ऑफ विट, जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। एंड एडवेंचर, और हास्य से भरी हुई है, और एडवेंचर से भरी हुई है। वैसे तो एडवेंचर मीन्स जंगली होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह जो कथा है, यह जो कहानी है वह बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। और यह किससे भरी हुई है? और यह एडवेंचर से भरी हुई है। यानी ये कहानी जो है वह संपूर्ण बुद्धिमत्ता पर आधारित है, यानी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा किया गया है, ऐसा इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। जो इस कहानी में कैरेक्टर हैं उनके द्वारा बुद्धि का उपयोग ज़्यादा किया गया है, और ये इस कहानी में दर्शाया गया है। एडवेंचर का उपयोग ज़्यादा किया गया है, ये इस कहानी में दर्शाया गया है। द रीडर्स एक्साइटमेंट टू बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी, जो रीडर्स का एक्साइटमेंट है, जो पाठकों की उत्तेजना है, वो बिल्डअप होती है, वो बनती है थ्रू द एक्यूरेसी, बड़ी ही सुगमता से, एक्यूरेसी से। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर माल गवंकर्स नैरेटिव, और ये जो कॉमेडी है वो प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो मनोहर माल गवंकर जी के द्वारा ये कॉमेडी जो है, ये जो लघु कथा है वो प्रदर्शित की जाती है। अब इस प्रकार से हमने अबाउट द राइटर पढ़ लिया कि अबाउट द राइटर में ये जाना हमने
कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगवंकर एंड ही वाज बोर्न इन 1913 एंड डाइड इन 14 जून 2010। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो उनकी मृत्यु हुई है 14 जून 2010 ईस्वी को। ही इज़ वेल नोन नोवेलिस्ट, यह जो है अच्छे तरीके से जाने जाते हैं एक उपन्यासकार के रूप में एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार के रूप में। और क्या जाने जाते हैं? तो ही इज़ वेल नोन फॉर हिज 25 पब्लिकेशंस, ये जाने जाते हैं अपने मुख्यतः 25 पब्लिकेशंस के लिए, यानी 25 प्रकाशन के लिए। हिज क्रेडिट, यानी कि ये अपने क्रेडिट से जो है वो क्या करते हैं, 25 पब्लिकेशंस के लिए जाने जाते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो इंक्लूड हैं, निहित हैं, यानी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो किसमें की हैं? तो डिस्टेंट ड्रम, यानी डिस्टेंट ड्रम नाम की जो है वो इनकी एक रचना है, पुस्तक का नाम है। और क्या है? तो द प्रिंसेस इनकी रचना का नाम है। और क्या है? तो और इनकी रचना का नाम है अ बेंड इन द गंगेज, और इनकी रचना का नाम है बॉम्बे बिवेयर। और ये सभी रचनाएं जो हैं वो इनके द्वारा रचित हैं। ये मुख्य रचनाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। ये जो प्रस्तुत कहानी है द परजेंट स्टोरी, तो कौन सी परजेंट स्टोरी है? तो अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी एक चुटकी सुरती या एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी, अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, पिंच मतलब होता है चुटकी, ए मतलब होता है एक, और स्नफ मतलब होता है सुरती या खैनी। जब बिहार में बात किया जाए तो असनफ मतलब खैनी कहा जाता है, और अगर बाहर बात किया जाए बिहार और यूपी को छोड़ करके तो असनफ मतलब सुरती होता है, सुरती खैनी। कई लोग बिहार में भी खैनी को सुरती बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इनकी जो रचना है अ पिंच ऑफ असनफ, वो ली गई है, तो किसके द्वारा ली गई है? तो ये जो रचना है वह ली गई है कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टोरी, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ये ली गई है इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में लघु कथा जो लिखा गया है, भारतीय लघु कथा, उससे यह लिया गया है। और रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी, जो रीडर्स की एक्साइटमेंट है, जो पाठकों का जो एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, वह एक निश्चित एक्यूरेसी से बिल्डअप होता है। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगवंकर नैरेटिव, और जो हास्य पद दिखाई देते हैं, कॉमेडी दिखाई देते हैं इस पाठ में, वह मनोहर मालगवंकर जी के नैरेटिव के रूप में दिखाई देते हैं। वही नैरेटिव है, वही वक्ता है, और वो प्रोफाउंड कॉमेडी को इस चैप्टर में दिखाते हैं। होता क्या है इस कहानी में कि जो मनोहर मालगवंकर जी हैं, वो मनोहर मालगवंकर जी अपने मामा से बड़ा घबराते हैं। किससे घबराते हैं? मामा से घबराते हैं। मामा अगर आ जाते हैं तो उनको बड़ा परेशान करते हैं मामा। मामा क्या करते हैं? तो मामा कहते हैं कि मनोहर जी चलिए यहाँ चलते हैं, मनोहर जी चलिए कुछ काम करके आते हैं। चूँकि इनके मामा श्री जब आते थे तो वो किसी न किसी काम से ही आते थे इनके यहाँ, और जब काम से आते थे तो वो काम ये खुद नहीं करते थे, बल्कि मनोहर मालगवंकर को ले जा करके करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी? तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मनोहर मालगवंकर जी के जो मामा जी थे, आते थे तो वो क्या करते थे कि उनका बेड ही हथिया लेते थे और इन्हें पीछे जा करके बरामदे में सोना पड़ता था। तो भाई दिक्कत है कि नहीं है? बरामदे में सोएंगे तो वहाँ मच्छर काटेगा। तो ये बड़ा परेशान रहते थे। ये सोचते थे, और कोई गेस्ट आते थे तो वो सो जाते थे जहाँ गेस्ट रूम है वहाँ। चूँकि इनकी माता जी के वो बड़बोले भाई थे इनके मामा जी, तो नानू काका उनका नाम था। तो नानू काका जब आते थे तो उनको सुलाया जाता था किसके घर में? तो उनको सुलाया जाता था जो नैरेटिव हैं, जो वक्ता हैं, कौन? मनोहर मालगवंकर, उनके रूम में। अब बताओ, अतिथि अतिथि जैसा होना चाहिए ना। अब ये बड़ा परेशान रहते थे कि ये सोचते थे कि हमारे मामा श्री जो है वो हमारे यहाँ न आए। बात समझ में आया? खैर, मामाओं का इतिहास बहुत ज़्यादा जो है वो खतरनाक रहा है ना जी। कौन कौन मामा है? तो कंस मामा मारे कि एकदम श्री कृष्ण भगवान को तबाह करके रख दिए, और अंत में जो है वो उनका वध हो गया किसके द्वारा? श्री कृष्ण जी के द्वारा। दूसरे कौन हुए? शकुनी मामा मारे कि एकदम राजे विध्वंस कर दिए, महाभारत जैसा युद्ध कर दिए, षड्यंत्र रच रच के, है कि नहीं? और तीसरे कौन मामा हुए? तो तीसरे मामा हुए कटप्पा मामा। अभी तक जो जीवित है वो कौन है? कटप्पा मामा जीवित है ना जी। कटप्पा मामा जो है वो बाहुबली को मार दिए,
और अभी भी वो क्या है, जीवित है। तो इस पूरे मूवी से एक चीज़ पता चलता है कि मामाओं का इतिहास बड़ा ही खतरनाक रहा है। बात समझ में आ रहा है। हालांकि कटप्पा मामा अभी तक जीवित हैं क्योंकि वो सिद्धांतवादी थे। उनको आदेश मिला था राजमाता का, तब उन्होंने क्या किया था, बाहुबली का वध किया था। तो भगीना लोग जो है वो मामा से बड़ा परेशान रहता है। कुछ जो है भगीना लोग, सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ भगीना लोग जो है वो अपने मामा से परेशान रहता है। और ये मनोहर माल गावंकर जी जो है वो भी अपने मामा से क्या है, परेशान है। तो क्या क्या परेशानी होती है इनको अपने मामा से। इनके मामा जब आते हैं तो इस स्थिति में किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है मनोहर माल गावंकर जी को, उन सारी बातों को बताया जाएगा। हालांकि नानू काका जो इनके मामा हैं वो काफ़ी ही चतुर हैं, काफ़ी ही चालाक हैं। समस्याओं में मनोहर माल गावंकर जी को डाल तो देते हैं, लेकिन वो उन समस्याओं से उन्हें क्या करते हैं, निकाल भी लेते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के तौर पर, अपनी बुद्धिमत्ता के उपयोग से। और यह मैंने बताया कि इस कहानी में चरित्रों के द्वारा बुद्धि का उपयोग ज़्यादा किया गया है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ के अनाउंसमेंट ने मुझे हिला कर रख दिया, यानी माँ ने घोषणा किया। मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा ने, सुक मी मुझे हिला करके रख दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, वह कही। जैसे ही मनोहर माल गावंकर जी अभी घर में है और तब तक माँ ने अनाउंसमेंट किया कि नानू काका इज कमिंग, ये एकदम अंदर से हिल गए। अरे बाप रे बाप, नानू काका आ रहे हैं, हमारे मामा आ रहे हैं। अब ये क्यों हिल गए अंदर से, एकदम डर क्यों गए भाई, नानू काका आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, नानू काका आ रहे हैं। आई सेड कुड नॉट वी सेंड हिम अ राइट सेइंग दैट वी आर लिविंग, हम क्या ये तार नहीं भेज सकते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, और उसमें ये लिख दें कि मेरा स्थानांतरण हो गया है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, या कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि वो यहाँ पर न आए। माँ ने अनाउंसमेंट किया, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ की घोषणा ने मुझे हिला करके रख दिया। नानू काका इज कमिंग, कि नानू काका आ रहे हैं। जैसे ही ये सुना मनोहर माल गावंकर जी ने, वो हिल करके रह गए और उन्होंने कहा ओ माय गॉड, हे भगवान, नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कुड नॉट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम उन्हें एक तार नहीं भेज सकते हैं। तार भेजने का मतलब पत्र भेजना, तो क्या हम उन्हें एक पत्र नहीं भेज सकते हैं। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, तो क्या कहते हुए कि वी आर ट्रांसफर, कि हम यहाँ से क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर्ड हो चुके हैं। या आई एम ट्रांसफर्ड, कि मैं क्या हो चुका हूँ, ट्रांसफर्ड हो चुका हूँ। जैसे नौकरी करने वाले लोगों का ट्रांसफ़र होता है ना, वैसे ये कहते हैं कि क्या हम उस तार में ये नहीं लिख सकते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं और कुछ बात और समथिंग, जिससे कि वो यहाँ पर आए ही नहीं। नो डियर मदर सेड, नहीं प्यारे, माँ ने कहा। माँ ने कहा कि ना बबुआ ना, ऐसा काम ना हो सकेला। काहे ना हो सकेला, तो अब आगे कारण सुनिए। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ गए हैं। अब मामा की चतुराई देखो कि वो आने से पहले कॉल नहीं कर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ के कॉल कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अब सोचो बुद्धि का कितना उपयोग किए हैं कि अगर कोई बहाना भी करना चाहेगा तो उसके हृदय में सहानुभूति का भाव जगेगा कि भाई अगर ट्रेन पकड़ लिए हैं, आएंगे तो रात को कहाँ रहेंगे, आएंगे तो दिन में कहाँ रहेंगे, अगर हम कह देंगे कि हम है ही नहीं तो दिमाग देखो नानू काका का, वो चढ़ गए हैं ट्रेन में और तब फ़ोन किए हैं, तब बताए हैं कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो इनकी माँ कहती है नहीं प्यारे नहीं, नो डियर मदर सेड, माँ ने कहा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह किस में है, ट्रेन में है। बिसाइड्स सी एडेड रेजिंगली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, और इसके साथ ही माँ ने कहा कि वह 2 से 4 दिन या 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वह आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कही, अस्पष्ट रूप से कही कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। What is he coming to Delhi for in this heat, वह क्या करने आ रहे हैं
इस गर्मी में दिल्ली में, चूँकि ये दिल्ली की जो गर्मी होती है वो काफ़ी ही परेशान करने वाली होती है, चिलचिलाती गर्मी होती है। प्रदूषण ज़्यादा है ना जी, देश की राजधानी है, शुरू से जो है वो वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। पंजाब से सटा क्षेत्र है तो वहाँ पर जब पुआल फूंक देते हैं किसान लोग, तो इस स्थिति में प्रदूषण जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है, तो वहाँ पर फैक्ट्रीज भी ज़्यादा है, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो गर्मी में काफ़ी चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। कहाँ? दिल्ली में। तो जो नानू काका आ रहे हैं उनके भगिना क्या कहते हैं, मनोहर माल गवंकर क्या कहते हैं कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, वह क्या करने आ रहे हैं दिल्ली इन दिस हीट, इस गर्मी में। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। अब बताओ, मंत्री से मिलने आ रहे हैं कौन? नानू काका। और रहेंगे कितना दिन? 2 से 3 दिन। संभव है? संभव है जी? 2 से 3 दिन में कोई मंत्री से मिल सकता है? तो उनकी माँ जवाब देती है कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। व्हाट? क्या? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि वो सप्ताह तक यहाँ रुकेंगे, 7 दिन तक रुकेंगे। भाई मनोहर माल गवंकर वो भी बुद्धिमान, सोचे कि मंत्री से मिलना है, तो ये चकित हो गए। कहते हैं व्हाट? क्या? दैट मीन्स इसका मतलब है ही विल बी हियर, कि वह यहाँ रहेंगे फॉर वीक्स, सप्ताह तक। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मंत्री जो होते हैं वो सप्ताह तक किसी से मिलते ही नहीं हैं, मंथ्स, महीनों तक किसी से नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान, इसका मतलब कि अब तो मामा महीनों दिन तक रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही माँ ने कहा कि नानू काका मंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो भगिना का रिएक्शन क्या है मनोहर माल गवंकर का? मनोहर माल गवंकर जी का रिएक्शन है व्हाट? क्या? इट मीन्स इसका मतलब है ही विल बी हियर फॉर वीक्स, कि वह सप्ताह तक यहाँ रहेंगे। कारण बताते हैं क्यों सप्ताह तक बोले हैं कि मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, जो मंत्री होते हैं वो सप्ताह तक किसी से नहीं मिलते हैं, यानी लोगों से वह मिलते ही नहीं हैं, मंथ्स, महीनों तक नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान, वो क्या करते हैं? टेंशन व्यक्त करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपना अवसाद मन प्रकट करते हैं कि अब तो नानू काका यहाँ पर कम से कम 7 दिन या 1 महीना रुक ही जाएंगे। इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, तो मुझे ये अच्छे से पता है कि वह मिलने का व्यवस्था तय कर लेंगे। क्योंकि बहन है ना जी, तो बहन है तो अपने भाई से खूब बढ़िया से अवगत है। बात समझ में आ रहा है? जहाँ अगर मामा को कुछ बोल दिए, अब मजाल है कि तुम्हारी मम्मी शांत रह गई, भाई मामा कितना ही खराब हो, मामा कंस हो, मामा शकुनी हो, और चाहे मामा कटप्पा हो, और जहाँ तुम अगर कुछ बोल दिए मामा को, तो मजाल है कि तुम्हारी माँ शांत रह जाएगी, तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी तुरंत। बात समझ में आ रहा है? और क्या बोलेगी कि इतना तो होता रहता है, सब बात भूल जाओ, 1 लाद के लोग हैं तो इतना सब होता रहता है, हमसे कुछ छूटने वाला नहीं है, तुमको दिक्कत है तो तुम जानो। बात समझ में आ रहा है ना? मान लो मामा परेशान कर रहे हैं, तो कई भगिना होता है कि मामा से बोलते नहीं है। बात समझ में आ रहा है ऐसा 3-4 उदाहरण है, हमने देखा है। तो ऐसी स्थिति में जो माँ है वो कहती है कि तुमको जो करना है तुम करो, हम अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक पेट के हैं। तो एक पेट के बारे तो क्या करबा कि सीधा मुड़िए रहते देव, गलती कर रहे हैं जी। भाई जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि धाराओं के साथ मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा इंसान नहीं। बात समझ में आया? तो वैसे ही ये भी कहती हैं, जैसे ही भगिना एकदम छटपटाते हैं, बाप रे बाप, मंत्री तो जो है वो लोगों से सप्ताह तक नहीं मिलते हैं, महीनों तक नहीं मिलते हैं, इसका मतलब कि नानू काका यहाँ महीना दिन तक रहेंगे। ओ माय गॉड, हे भगवान, हम कैसे झेलेंगे? तो इनकी माँ समझ जाती हैं, तो कहती क्या है कि इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका, अगर तुम्हारे मामा एक मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, तो मैं निश्चित हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उनसे मिलने का व्यवस्था कर लेंगे। मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, दिन में भी मिलने का जो है वो रास्ता निकाल लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, या रात को भी मिलने का व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वह कर लेंगे। Mother has always been very loyal to her side of the family, and the reason was why your mother be loyal to his side of family,
इसका कारण क्या है कि आपकी माँ अपने परिवार के पक्ष से हमेशा ईमानदार रहती है। मामा गांव से जो भगिना होता है, हम बहुत सारे भगिना को देखें एकदम उखड़ा उखड़ा रहता है। मामा के बियाह रहा, हमारा के कपड़ा ना मिलल है, ऐसा मामा के कोनो काम नहीं खे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन माँ जो है उसको तुरंत संजोती है, कहती है ना ना जो भी है वो क्या है, मामा गांव ही बढ़िया है। हम यहाँ आ गए इस परिवार में, ना तो हम मामा गांव में तो खूब हमार मान जान रहा हो। बात समझ में आ रहा है? काहे ना वहाँ पर उसका मान जान ना हो, लेकिन कभी भी अपने मायके का बुराई एक लड़की नहीं सुन सकती है। तो आखिर कारण क्या है, वो क्यों वफादार रहती हैं? तो बताया गया है कि ये नानू काका का पक्ष क्यों खींच रही हैं। तो इसका जवाब है पैराग्राफ नंबर 8 में, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, माँ हमेशा से ही वफादार रही है, टू हर साइड ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के पक्ष से। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, नानू काका इज़ हर ब्रदर, नानू काका उनके क्या है, भाई हैं। नानू काका क्या है, उनके भाई हैं। तो कोई भी बहन होगी तो वो अपने भाई का पक्ष खींचेगी कि नहीं खींचेगी? भाई भाई और बहन का झगड़ा हुआ, अब भाई पकड़ा झोटा, ले झोटा पेर दिया दम भर। अब जहाँ अभी चिल्ला रही है तो खींच के दू मुका, रोने लगी कोने में बैठ करके। 4 दिन तक बात नहीं करेगा, 5वें दिन भी बात दोनों में नहीं होगा। लेकिन जहाँ मान लो कि कुत्ता लखेद दिया उसकी बहन को, तो वो छोड़ेगा भाई? बताओ छोड़ेगा? झगड़ा अपनी जगह और भाई बहन का प्यार अपनी जगह, तुरंत उसकी सुरक्षा करेगा। मजाल है कि उसके बीच में, उनके झगड़ों के बीच में कोई दूसरा बोल देगा? थर्ड पार्टी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। चलो ना, भाई बहन लड़ गया, अब बहन की दोस्तें बोल रही है कि तुम्हारा भाई खराब है, तुमको मारता है, ये करता है वो। चुप रहो, हमारा भाई है, हम जानते हैं, तुम ज़्यादा मत बोलो, हम लोगों का आपसी मैटर है, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई को मार दी बहन, बड़ी बहन है, पूरा बकोट वकोट दी यहाँ पर, और उसका दोस्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे बहन तुम्हारी बड़ी खराब है, जब न देखो तब तुमको मारती रहती है। बड़ा होने का जो है वो क्या दिखाती है, घमंड दिखाती है कि हम बड़े हैं, तुमको मारती रहती है। ए चुप, खबरदार, हमारी बहन के बारे में तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आपसी मैटर है, हम लोग समझ लेंगे, तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुरंत एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। नानू काका को ये छोड़ देंगी? भगिना इतना इनसे परेशान है, लेकिन ये छोड़ सकती हैं? नहीं छोड़ सकती हैं। क्यों नहीं छोड़ सकती हैं? आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, क्योंकि आखिरकार नानू काका इनके क्या है, भाई है। इसका मतलब मनोहर माल गवंकर के ये क्या है, मामा है। समझ में आया? आई ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरे पक्ष से बात की जाए, मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, तो मुझे अनुभव है मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं जो हूँ वह एक अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, ऑन प्रोबेशन, पेशा से। तो ये अधीनस्थ कर्मचारी किसके हैं? अंडर सेक्रेटरी है। तो ये किसके अंडर सेक्रेटरी हैं? ऑन प्रोबेशन, पेशा से। तो ये ऑन प्रोबेशन जो है वह पेशा से अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मंत्रियों के अंडर में रहते हैं। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, और इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, और इन्हें प्रशिक्षण देने का मतलब इन्हें ट्रेनिंग दिया गया है रिगार्ड मिनिस्टर, कि मंत्रियों का सम्मान कीजिए। कैसे? एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, ईश्वर का आप जितना सम्मान करते हैं उस सम्मान से 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाइए, और तब किसका सम्मान कीजिए? मंत्री का सम्मान कीजिए। यानी मंत्री का जो ओहदा होता है वह किससे बड़ा होता है? ईश्वर से भी बड़ा होता है। इनको समझाया गया है, ये अधीनस्थ कर्मचारी हैं, ये क्या है? तो आई ऑन द अदर हैंड, दूसरे पक्ष से अगर कहा जाए, मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, तो मंत्रियों के बारे में मेरा अनुभव जो है वो जटिल है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, अंडर सेक्रेटरी हूँ, ऑन प्रोबेशन, पेशा से। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, और मुझे प्रशिक्षण दिया गया है मंत्रियों को सम्मान देने का, एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि ईश्वर से भी 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके और मंत्री को सम्मान दिया जाए। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी होते हैं मंत्री के, जो सचिव होते हैं, उनको ईश्वर से एक कदम आगे बढ़ करके, ईश्वर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी से एक कदम आगे बढ़ के सम्मान देना चाहिए। और अगर मंत्री आ गए तो मंत्री को 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ करके सम्मान देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि अगर आप ईश्वर को जितना सम्मान देते हैं, जितना मानते हैं, उससे थोड़ा सा अधिक सेक्रेटरी को मानना चाहिए जो मंत्री के सेक्रेटरी हैं, और उससे दुगना जो है वो सम्मान किसको देना चाहिए? मंत्री को देना चाहिए। समझ में आया?
अब इस प्रकार से जो है वो हमने नानू काका का पूरा डिटेल जान लिया कि नानू काका का मनोहर माल गवंकर जी से क्या संबंध है। अब मनोहर माल गवंकर जी का क्या संबंध है ये जानने के पश्चात हम लोग नानू काका जी का वेलकम करेंगे अगले क्लास में। अभी ये ट्रेन में चढ़ चुके हैं और अब यह घर पर आएंगे। अब देखना ये है कि घर पर आते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।